मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था बीएसटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हेनरी फ्योल साहब के प्रिंसिपल थे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फ्योल साहब के प्रिंसिपल। अब अपन पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत कौन कौन से थे, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का यूज कैसे किया जाता है, और कोई भी वर्क जब अपन साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा करते हैं तो उसमें अपन गोल को कैसे अचीव करते हैं। तो इसके जो मेन फीचर हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, वो है सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सिस्टमेटिक और ऑब्जेक्टिव अप्रोच होना चाहिए। दैट मीन्स जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का यूज किया जाता है वो सिस्टमेटिक रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, और अप्रोच जो है हमारा अप्रोच ऑब्जेक्टिव होता है। फिर ऑब्जर्वेशन एंड द एनालिसिस ऑफ ईच टास्क। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑब्जर्वेशन होता है और एनालिसिस होता है, मतलब विवरण इन डिटेल में दिया जाता है। फिर लोवेस्ट कॉस्ट एंड अवॉइड्स वेस्टेज। लेस से लेस कॉस्ट होनी चाहिए और वेस्ट मटेरियल कम होना चाहिए। ये सिस्टमेटिक मैनेजमेंट का मेन फीचर होता है। फिर कंप्लीट चेंज इन द मेंटल एटीट्यूड। मेंटल एटीट्यूड में कंप्लीट चेंजिंग होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं। सिस्टमेटिक मैनेजमेंट जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट है, वो इस मेंटल अप्रोच को डिसक्वालीफाइड करता है। वो ये कहता है कि श्रीमान जी रूल्स और रेगुलेशंस का उपयोग करके कोई भी काम कर सकता है। फिर इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो हायर प्रोडक्शन मेन ऑब्जेक्ट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना। क्वालिटी कंट्रोल, दैट मीन्स क्वालिटी कंट्रोल बिकॉज बेस्ट क्वालिटी मटेरियल कैन बी प्रोवाइडेड ऑफ द सोसाइटी, सो एवरी पर्सन एक्सेप्टेड फॉर दिस मटेरियल। लेस क्वालिटी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एनी पर्सन ऑफ द सोसाइटी, सो नॉट अचीव द गोल ऑफ द बिजनेस। फिर कॉस्ट रिड्यूशन। मेन object of the scientific management are cost reduction, because cost reduction then gaining of the higher profit. Main object of the business earning profit. Elimination of wastage. वेस्टेज एलिमिनेशन, एलिमिनेट कर देना वेस्टेज को, कम से कम वेस्ट हो। साइंटिफिक सिलेक्शन, जहाँ पर ज़रूरत हो, दैट मीन्स व्हेन where is a need of the any place can be change of the machines and laborers and employees can be perfect employees are selected in the field of the work, so business can be achieved his goal. फिर इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट एक्चुअल में किसने इस्टेब्लिश किया था, तो इन साइंटिफिक मैनेजमेंट के जन्मदाता का नाम जो दैट मीन्स फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट है, वो है F.W. टेलर साहब। F.W. टेलर हु इज़ जनरली नोन F.W. टेलर। 20 मार्च 1856 वाज मैकेनिकल इंजीनियर। ये जो टेलर साहब थे ये मैकेनिकल इंजीनियर थे। दैट टाइम ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इन्होंने उस समय पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति पे ज़्यादा ध्यान दिया। विच स्टार्टेड विद राइटिंग मास प्रोडक्शन। टेलर बिलीव्ड दैट इफ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ वर्क इज बीइंग डन देन वन कैन आइडेंटिफाई द बेस्ट वे टू गेट इट डन। कहने का मतलब ये हुआ कि टेलर साहब ने ये प्रिंसिपल पब्लिश किया कि हम किसी भी तरीके का यूज करके किसी भी काम को कितने अच्छे से अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और जो इनके प्रिंसिपल थे वो निम्नलिखित हैं। दैट मीन्स प्रिंसिपल साहब दैट F.W. टेलर साहब ने मैनी प्रिंसिपल कैन बी पब्लिश्ड। रिप्लेस, दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, रिप्लेस ऑफ रूल्स ऑफ थंब एंड विथ साइंस। कहने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने क्या बोला कि रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब एंड विथ साइंस। विज्ञान का यूज करके हम किसी भी रूल्स को रिप्लेस कर सकते हैं।
विदाउट साइंस कैन नॉट बी रिप्लेस्ड एनी रूल्स बिकॉज साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज. सो सिस्टमैटिक नॉलेज कैन बी प्रोवाइडेड ऑफ द अचीविंग गोल. फिर इसके बाद हार्मनी नॉट डिस्कार्ड मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट. कहने का मतलब ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देना और जिस स्थान पे जितना ज़्यादा आउटपुट की ज़रूरत हो. फिर आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. कहने का मतलब ये हुआ कि व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए. साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट है जो वो व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए. मैनेजमेंट सभी के लिए है और जो उसके तहत रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं एवरी पर्सन कैन बी फॉलो देम. फिर इसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर एंड देयर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. वर्करों का डेवलपमेंट करना, उनकी इफ़िशियंसी को बढ़ाना. भाई जाहिर सी बात है अगर वर्कर का डेवलपमेंट होगा तो इफ़िशियंसी बढ़ेगी. वर्कर का डेवलपमेंट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वर्कर उतने मन लगा के काम नहीं करेंगे. फिर एक्टिवेशन अकॉर्डिंग प्लानिंग. जो रूल्स हैं वो प्लानिंग के तहत एक्टिवेट होने चाहिए. अगर प्लानिंग नहीं है, अपन ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि विदाउट प्लानिंग कैन नॉट बी अचीविंग एनी गोल. किसी भी बिना प्लानिंग के कोई भी गोल अचीव नहीं हो सकता. वर्क चाहो कोई सा भी हो, एनी वर्क डन बट प्लानिंग इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्क. फिर इसके बाद आता है टेक्निक्स क्या है? मेथड ऑफ स्टडी के मेथड कौन कौन से होंगे? मोशन स्टडी होगी नहीं होगी, टाइम की स्टडी कैसे किया जाएगा, किसी भी काम को कितने समय में किस प्रकार किया जाता है ना. फिर फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होगी. फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जाहिर सी बात है कॉस्ट कम से कम होना चाहिए. बेटर क्वालिटी टू प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट है वो बेटर क्वालिटी का होगा तो ऑल पर्सन कैन बी एक्सेप्टेड ऑफ द सोसाइटी दिस प्रोडक्ट. फिर इसके बाद आता है स्पेशलाइजेशन. एनी वर्क डन ऑफ द स्पेशल पर्सन फॉर स्पेशलाइज्ड फॉर दिस वर्क. अगर कोई स्पेशलाइजेशन रखता है व्यक्ति और वो काम करता है जिस काम के लिए वो पारंगत है तो पक्की बात है कि वो काम को गोल तक ले जाएगा. फिर इसके बाद आता है डिसएडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं? तो रिड्यूस द वर्कर टू अ मशीन. कहने का मतलब ये हुआ कि वैज्ञानिक प्रबंध की सबसे बड़ी हानि ये है कि वर्करों को कम कर दिया गया और मशीनों को बढ़ा दिया गया. फिर क्रिएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. इसने क्या किया? अनएम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन कर दिया. जाहिर सी बात है मशीनें लग गई तो लोग पीछे हो गए. फिर इसके बाद आता है स्पेंडिंग अप ऑफ वर्कर्स, लॉस ऑफ द इंटेटिव्स, एक्सप्लोनेशन ऑफ द वर्कर, वीकनेस ट्रेड यूनियंस. जब मशीनें ज़्यादा काम करने लगी तो जो व्यापारिक यूनियंस थी वो कमज़ोर हो गई. फिर इसके बाद कंपैरिजन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्योर. टेलर और फ्योर साहब के प्रिंसिपलों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, समानताएं हैं. मैनेजमेंट प्रॉब्लम, दोनों में मैनेजमेंट प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया गया कि मैनेजमेंट में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती हैं. ह्यूमन एलिमेंट्स, दोनों में ह्यूमन मानवीय तत्व की प्रधानता दी गई. साइंटिफिक अप्रोच, सबका दोनों का अप्रोच जो था वो साइंटिफिक था. डिवीजन ऑफ वर्क, दोनों ने डिवीजन ऑफ वर्क को इम्पोर्टेंट माना बिकॉज सक्सेस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट की ऑफ द डिवीजन ऑफ द वर्क, है ना. प्रोफेशनल, है ना, प्रोफेशनल पर्सन इन वर्क इन अ मैनेजमेंट हायर इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी पे इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया. फिर क्लियरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी पे भी इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया. डिसिमिलरिटीज़ कौन कौन सी थी इनकी? बेसिक ऑफ स्टडी करने का बेस अलग अलग था दोनों का. लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दोनों के मैनेजमेंट लेवल अलग अलग थे. रिवलेंस दोनों का अलग अलग था और रिगिडिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी भी दोनों में डिफरेंट थी. ह्यूमन एलिमेंट का जो था तो टेलर गिव मोर स्ट्रेस ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. इन्होंने प्रोडक्टिविटी में मैनेजमेंट में पर्सन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना. प्रॉस्पेक्टिविटी, एप्लीकेबिलिटी, कंट्रीब्यूशन और कंक्लूजन, ये थे
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये चैप्टर था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बड़े ध्यान से ये वीडियो देखिए आप 2 से 3 बार कम से कम, और पूरा वीडियो देखें, आधा नहीं। अगर आपको बीएसटी का कॉन्सेप्ट कायदे से समझना है, क्योंकि बीएसटी भी पूरी की पूरी प्रैक्टिकल है, तो कम से कम 2 से 3 बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा, 2 से 3 बार चैप्टर की रीडिंग करनी पड़ेगी, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको सेंड करता हूँ वो क्वेश्चन आंसर्स भी आपको रीड करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, तब जाके ये चैप्टर कंप्लीट समझ में आएगा। हाँ, यदि किसी टॉपिक पे किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर कमेंट करके बताए कि हमको इस टॉपिक पे प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करके डालूँ। थैंक यू। इसी के साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट